नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्ज़ाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज हम देख रहे हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो एक टॉपिक है महत्वपूर्ण और सामान्य जानकारी के हिसाब से भी ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। महिला उत्पीड़न और बाल अपराध क्या होते हैं ये, और इनके लिए भारत के अंदर यानी हमारे देश के अंदर क्या कानून है इन दोनों का। जो ये तो बाल अपराध और महिला उत्पीड़न यदि कभी होता है कहीं पर, तो उसके लिए क्या कानून बनाए गए और कौन सी उनकी धाराएं हैं और क्या सज़ाएं हो सकती हैं। तो ये टॉपिक इसी वर्ष यानी कि ये जो आने वाली भर्ती है, जो परीक्षा है, उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पहली बार जुड़ा है। तो इसको हम देखेंगे विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, चीज़ें हैं, उनको क्लियर करते हैं। एक चीज़ होती है हिंसा। ये शब्द आपने सुना है कि हिंसा। अब हिंसा किसे कहते हैं, होती क्या है, कानून की नज़र में हिंसा किसे कहते हैं? तो हिंसा का है कि आप स्वयं पर या किसी व्यक्ति पर या समूह अथवा समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर शक्ति प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शक्ति प्रयोग। यानी कि आप चोट पहुंचाना चाह रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं? आप स्वयं को पहुंचा रहे हैं, आप दूसरे को पहुंचा रहे हैं, आप एक व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं या फिर एक समूह को, किसी को भी आप दुर्भावना से चोट पहुंचा रहे हैं और शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो शक्ति का प्रयोग क्या कहलाएगा? हिंसा कहलाएगा। एक चीज़ होती है दोस्तों कि यदि कहीं मान लीजिए कर्फ्यू लगा होता है और वहाँ लोग बाहर आ रहे हैं और उसको रोकने के लिए पुलिस बल प्रयोग कर रही है, तो वो वो उनकी सुरक्षा के लिए यदि प्रयोग कर रही है, वो चीज़ अलग हो गई है। यहाँ पे क्या है कि किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, तो ये चीज़ अलग हो रही है, ये ध्यान रखें आप। तो ये क्या कहलाएगी? हिंसा। फिर आते हैं अपराध में। तो जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के विरोध हो, यानी कि समाज उसको उचित नहीं मानता है, समाज विरोधी कार्य हो, या किसी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन करता हो। जो हमारे सामाजिक नियम बना रखे हैं ताकि हम स्वच्छंद विचरण कर सकें और जो हमारा समाज का ढांचा है जो वो व्यवस्थित बना रहे उस पर। तो जो समाज के जो निर्धारित आचरण हैं, उन आचरणों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो जो दोषी व्यक्ति है को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो निर्धारित उस कानून के अंदर जो निर्धारित दंड है, वो दंड यदि दिया जाता है तो ये जो कार्य है ऐसा, यानी दंड देने जैसा यदि कार्य है, तो वो कार्य क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। हिंसा में आप समझ गए कि यदि किसी पे बल प्रयोग करते हैं हम और उसको प्रताड़ित करते हैं तो वो हिंसा कहला रही। अपराध क्या है कि या तो जानबूझकर समाज विरोधी कार्य क्या रहे, क्या समाज के जो निर्धारित आचरण उनके उल्लंघन के लिए कोई कार्य किया जाए और उस कार्य के लिए आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत उसे दंड मिले। फिर क्या मिले? उस चीज़ का दंड मिल सके जो वो कार्य कर रहा है, तो वो कार्य क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। दोस्तों इनको 2-3-4 बार आप देखेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, तो फिर वो एक जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपके व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाएगी कम्प्लीटली। फिर महिला संबंधी अपराध। अब हम यहाँ क्या महिला उत्पीड़न और जो बालकों के बाल अपराध है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए महिला संबंधी कौन कौन से अपराध हो सकते हैं हमारे देश के अंदर। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि बहुत ज़्यादा अपराध हमारे देश में होते हैं। तो महिला संबंधित किस तरीके के अपराध हो सकते हैं? तो एक तो है शारीरिक अपराध, ठीक है। मानसिक अपराध, पहला क्या हो गया? शारीरिक अपराध। फिर है मानसिक अपराध, फिर है आर्थिक अपराध, यौन अपराध और भावनात्मक उत्पीड़न या शोषण। तो ये 5 तरह के इसमें एक दे रखा है कि महिला संबंधी जो अपराध है वो अपराध किस किस तरीके से आ सकते हैं। तो इन पे हम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे इसका और एक्सप्लेनेशन करेंगे, कहाँ क्या धाराएं लगेगी अगर कोई अपराध होता है तो वो हम पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखें, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन अपराध और भावनात्मक उत्पीड़न, शोषण। देखिए दोस्तों,
हाँ, एक तो आप ये ध्यान रखिए आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड जो है। फिर अब आप देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 3 लाख मामले महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से जुड़े होते हैं। अब आप ये आंकड़ा देखिए आप और समझ सकते हैं कि ये टॉपिक क्यों जोड़ना पड़ा। यदि आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं या आप कांस्टेबल नहीं भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं और सामान्य एक नागरिक हैं, तो भी आपको कम से कम ये मालूम रहे कि अपराध, किस अपराध पे क्या सज़ा मिल रही है और महिलाओं के प्रति देश के अंदर कितने अपराध हो रहे हैं। तो 3 लाख मामले रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि इतने मामले भारत देश के अंदर। और कुछ तो ऐसे जहाँ पे यानी कि महिलाएं खुद भी उसको एफआईआर या फिर उस मामले को हाईलाइट नहीं करती है, दर्शाती नहीं है। तो आप देखिए ये जो एक रिकॉर्डेड मामले हैं, तो 3 लाख मामले प्रतिवर्ष भारत में उजागर होते हैं ऐसे अपराधों के। फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके अनुसार क्या कह रहे हैं कि 34,000 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई कब, 2015 के अनुसार। ये रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार 34,000 महिलाएं। अब आप देखिए उसके बाद में अभी और नवीनतम आंकड़े बढ़ते ही गए होंगे, कम पड़ने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे और आबादी बढ़ रही है और एक एजुकेटेड लोग बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपने देखा कितने दुष्कर्म और ये चीज़ें आप अखबारों में देख रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। अब क्या क्या है, 60,000 महिलाएं अपहरण का शिकार हुई थी। भारत में हर 1 घंटे में एक महिला दहेज के कारण मौत का शिकार होती है और लगभग 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो ये तो एक नॉर्मल आंकड़े कि 34,000 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई, जिसमें और आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। दूसरी बात, 60,000 महिलाएं अपहरण का शिकार हुई, उसके बाद में हर 1 घंटे में एक महिला दहेज जो प्रताड़ना है उसका शिकार होती है। तो और ये आंकड़े लगातार दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं, इसमें कमी नहीं है। उसके बाद में आप ये भी देखिए कि ये जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों में ज़रूरी नहीं कि सभी बाहरी व्यक्ति हो, यानी कि पारिवारिक सदस्य भी, कई अपराधों में पारिवारिक सदस्य ही आपको अपराध में संलिप्त मिलेंगे, ऐसे भी आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कोई ठोस कानून बनाया जाए और उस कानून के द्वारा अपराधियों के अंदर एक डर पैदा हो और उस डर के कारण ये जो अपराध है, चाहे बालिकाएं हैं चाहे महिलाएं हैं, तो उन पे वो रोकथाम हो सके। तो यही कारण है कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं लगातार इसी टॉपिक्स पे चलेंगे, तो आपके लिए काम का होगा बिल्कुल से। पूरे वीडियोज़ को आप देखें। अब देखिए महिला संरक्षण हेतु जो कानून है, क्या कानून बहुत सारे हैं इसके अंतर्गत। तो 1950 में इसका जो संविधान के इसके तहत संविधान किसी भी राज्य को महिलाओं और बालिका को सुरक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो 1950 जो महिला संरक्षण कानून है, ये हमारे यहाँ देश आज़ाद होने के बाद आप मान लीजिए 1950 के अंतर्गत लागू हुआ एक तरह से। और इसमें राज्य सरकारों को एक छूट दी गई। क्या छूट दी गई राज्य सरकारों को, कि आप अपने यहाँ पर बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसा कानून आप बनाना चाहें, आप उसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बना सकते हैं। क्योंकि हमें किसी भी हाल में महिलाओं की सुरक्षा करनी है, बालिकाओं की सुरक्षा करनी है, उनको वो निर्भय होकर घूम फिर सकें, पढ़ लिख सकें, कहीं भी जा आ सके, उनके मन में एक डर नहीं होना चाहिए। देखिए फिर भारतीय दंड संहिता 1860, ये यानी कि अंग्रेजों के ज़माने से ही चल रहा है एक तरह से, उसी समय का। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 एक व्यापक कानून है। एक जो 1860 का ये कानून है, इसके अंतर्गत बहुत सारी जो धाराएं हैं वो धाराएं अभी भी चल रही है ऐसी कैसी। उसका कुछ अभी संशोधन हुआ, जैसे 2018 के अंदर भी संशोधन हुआ। तो ये 1860 का एक व्यापक कानून बना के रखा गया है और इस कानून के अंदर कई धाराएं हैं कि यदि ये अपराध होगा तो इसका ये दंड मिलेगा। तो क्या है देखिए, इसमें सभी पहलुओं को शामिल किया गया। ये पूरे भारत में एक साथ लागू है। तो किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध एवं जुर्माने को दर्शाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो भारतीय दंड संहिता है ये अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग करती है कि यहाँ पे अपराध हुआ यदि महिलाओं के साथ तो यहाँ पे कुछ अलग सजा होगी, राजस्थान में कुछ अलग होगी, गुजरात में कुछ अलग होगी, दिल्ली में। ये एक विस्तृत कानून है, व्यापक कानून है और ये पूरा जो भारतीय दंड संहिता है उसमें समान रूप से पूरे भारत में लागू है। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ चीज़ें लागू नहीं थी पहले, लेकिन वो भी अब जो अनुच्छेद और जो धारा बिल्कुल हटी है, तो उसके बाद में अब प्रभावी रूप से संपूर्ण भारत में हो चुका है। तो देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 का एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून की वास्तविक
पहलुओं को शामिल करता है और पूरे भारत में लागू है, जो किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराध एवं जुर्माने को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि अपराध किस श्रेणी का है, और यदि अपराधी का अपराध यानी उस व्यक्ति का अपराध घोषित हो जाता है, जो ट्रायल चलता है उसके बाद में कि ये अपराध वो जुर्म कबूल कर लेता है या किसी तरीके से उस पर जुर्म सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद में उसको क्या दंड मिलना चाहिए, उस दंड की जो प्रक्रिया है वो भी इसके अंदर निहित है। इसमें महिलाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है, और ये जो टॉपिक ही नाम दर्शा रहा है महिलाओं को अधिकार, महिलाओं के लिए ही ये एक तरह से इस पूरी दंड संहिता के अंदर अलग अलग है, और भी है, चोरी डकैती का, किसी की हत्या का, वो सभी चीज़ें यानी कि छोटी मोटी से लेकर सारे दंड उसके अंतर्गत निहित है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो खासकर हमारा फोकस किस पे, महिलाओं को जो विशेष अधिकार प्राप्त है उस पर। तो महिलाओं के प्रति जो अपराध एवं कुछ धाराएं हैं, तो उन धाराओं को देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम क्या क्या है। देखिए, महिलाओं के प्रति अपराध एवं कुछ धाराएं, जो धारा हैं वो क्या है, तो 354 354 क्या है धारा। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान में, अब ये याद रखनी है एक तरह से, और इनको कोई रटना नहीं, बार बार आप देखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सीक्वेंस जम जाएगी। 354 में क्या है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या बल प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ उस पर बल प्रयोग किया जा रहा है उसकी इज्जत या लज्जा भंग करने के लिए। तो फिर आपकी जो धारा है वो धारा 354 जो है वो इस पर लगेगी, इस व्यक्ति पर या किसी भी अपराधी पर। फिर है 354(1) में क्या है, तो यौन उत्पीड़न की जो सजा है वो इसके अंतर्गत निर्धारित की गई। बहुत सारी धाराएं, इन धाराओं के अंतर्गत फिक्स किया गया है कि यदि कौन सा अपराध है, ये अपराध किया है तो उसकी जो क्या सजा है, अधिकतम सजा क्या है, न्यूनतम सजा क्या है, अपराध की श्रेणी क्या है, वो एक डिस्क्राइब की गई। तो यौन उत्पीड़न की जो सजा है वो कब कितनी किस धारा के अंतर्गत, 354(a) के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और यही प्रश्न बन सकते हैं, ये धारा इसके अंदर किस चीज़ की सजा का प्रावधान है, या इधर ये आपको दे दे अपराध दे दे उसकी धारा पूछ ली जाए, तो ये फिर दोनों तरह से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर धारा 354(b) बलपूर्वक किसी स्त्री के वस्त्र उतारना या उसके वस्त्र उतारने के लिए विवश करना, या तो किसी स्त्री के वस्त्र उतारना बलपूर्वक, या फिर उसको ऐसा प्रताड़ित किया जाए, विवश कर दिया जाए, उस या परिवार को अपहरण कर लिया जाए, या परिवार को उसके सामने बंदी बना लिया जाए, या फिर किसी भी तरीके से उसको विवश किया जाए, तो ये इस किस में चला जाएगा, 354 में। हालांकि वो अपहरण और उसका अलग से केस चलेगा, लेकिन उसको विवश करना इसमें 354(b). फिर 354(c) क्या है, तो ताक झाक करना, किसी के जबरदस्ती किसी महिला का को बार बार कहीं पर भी ताक झाक करना, तो उसमें के अंदर 354(c), और यदि उसका पीछा कर रहा है कोई तो 354(d), कहीं पर यदि मान लीजिए सार्वजनिक स्थान पर जा रही है या कहीं घूमने फिरने में उसमें कोई पीछा कर रहा है तो 354(d) लगेगा। फिर उसके बाद धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या ऐसा कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करे, उसके अंदर 509। तो आप देखिए 354, फिर 354(a), फिर 354(b), फिर (c) और (d). तो अब आप देख लीजिए इनको व्यवस्थित रूप से, 354 एक मेन, फिर A, B, C, D, 4 धाराएं, फिर 509। तो ये कुछ धाराएं थी। इसके बाद और आगे देखेंगे हम। फिर देखिए भारतीय दंड संहिता जो है उसमें 2018 के अंदर नियम में संशोधन किया गया। जो निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, लोगों का जो आक्रोश था वो देखा, सरकारों ने उस चीज़ को संज्ञान में लिया कि अब जो लोग हैं वो अब और अपराधियों को झेलना नहीं चाहते हैं, यानी कि अपराधियों को और बख्शना नहीं चाहते हैं, ये और कानून अपने हाथ में ले, इससे पहले ही कुछ किया जाए, तो कानून को और कठोर किया गया है। और क्या चीज़ें की गई, तो इनमें नए कानून में बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए उसके लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया, सज़ा को और थोड़ा सा सख्त किया गया, थोड़ा सा क्या बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब यदि जैसे ये निर्भया केस में हुआ था, तो सामूहिक बलात्कार की स्थिति में क्या होगा, तो इसी परिस्थिति में दोषियों को 376(d) के तहत न्यूनतम 20 वर्ष, आप देख लीजिए अब 376(d) जो धारा है यदि ये लगी और सिद्ध होता है अपराध, तो फिर उसको न्यूनतम 20 वर्ष की सज़ा उसको हो सकती है, या फिर 20 वर्ष से भी उसको, यदि उस अपराध की श्रेणी और गंभीर है तो फिर उसमें क्या होगा, आजीवन कारावास होगा,
आजीवन। हालांकि यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है और जो महिला है उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो फिर उसमें मृत्युदंड का भी है, जैसे कि अभी आपने निर्भया केस के अंदर देखा ही है, तो मृत्युदंड भी सुनाया जाता है। तो वो चीज़ें इसके अंदर यदि ऐसा है तो ये फिर इसकी सजा। अब ये देखिए ऐसी स्थिति भी आती है कभी कभी कि जो पीड़िता है वो अपना मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है या फिर असक्षम होती है उस बात को प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए। तो क्या होगा, ऐसी स्थिति आती है यदि पीड़िता अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो तो उसे अपने बयान को दुभाषिया या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति है। दुभाषिया मतलब यदि वो मान लीजिए हिंदी नहीं बोल पा रही है, ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि किसी ऐसी भाषा में वो बात कर रही है कि अदालत में वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उस चीज़ को समझने में, तो फिर यहाँ पे उसको व्यक्ति प्रोवाइड किया जाएगा, एक उपलब्ध किया जाएगा जिसको वो बताए और वो फिर ट्रांसलेट करके मजिस्ट्रेट के सामने उस बात को सही तरीके से पेश कर पाए, या फिर कोई विशेष एजुकेटर उनको दिया जाएगा। तो ये भी किया गया इसके अंतर्गत, ये जो संशोधन हुए। फिर महिला का पीछा या ताक झांक यदि कर रहा है जैसे, तो ऐसे में पहले क्या था, इस गलती को जमानती मतलब इस चीज़ में जमानत हो जाती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन क्या हुआ, तो पहली बार तो जमानत होगी, फर्स्ट टाइम जमानत, लेकिन सेकेंड टाइम इसकी जमानत नहीं होगी, यानी कि ये फिर गैर जमानती है, गैर जमानती। तो ये देख लीजिएगा आप इसमें। फिर एक आता है कहीं कहीं तेजाब हमले की जो वारदात होती है, तो उसकी स्थिति में क्या होगा, तो इसमें कम से कम 7 वर्ष की सज़ा और 10 वर्ष तक किया जा सकता है। और यदि उसकी गंभीरता यानी कि महिला का जो है ज़्यादा नुकसान होता है, उसका मान लीजिए शरीर कहीं ज़्यादा जल जाता है या फिर उसकी जो परिस्थिति देख के उसके अनुसार सज़ा तय की जाती है, तो उसके बाद में उसको आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है। तो ये तो आज हमने इसमें बिल्कुल शुरुआत करी एक छोटी सी, तो आप देखेंगे क्या क्या, एक तो हिंसा, ठीक है, अपराध क्या है, फिर आईपीसी जो है उसको समझा, फिर कुछ धारा 354 ABCD, ठीक है, उनको देखा हमने, तो 509 देखा जैसे धारा, उसके बाद में जो 376 है उस धारा को देखा। तो ये धाराएं आपको याद रखनी पड़ेगी और ये किस परिप्रेक्ष्य में इनको प्रयोग किया जाए ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बिल्कुल कारगर होगा और आप इसको गंभीरता से लें, आपके जो, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये पहली बार शामिल किया गया और हमारा भी प्रयास है कि हम आपको पूरा सिस्टमेटिक इसके जो टॉपिक्स है उसको समझाएं। तो देखिए आप इसको, और यदि आपके लिए ये लाभप्रद हो रहा हो, आपके दोस्तों के लिए लाभप्रद हो, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी दोस्त अभी इस लॉकडाउन में इसका लाभ ले पाएँ और ये जो नया टॉपिक है इस टॉपिक को वो अच्छी तरीके से गहनता से समझ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।